तो कक्षा 7वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि कक्षा 7 का हमारा वार्षिक परीक्षा का है ना, 6 मार्च को आपका 7वीं का हिंदी विषय का पेपर होने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मॉडल पेपर मैं आपको लेकर के आया हूँ, और इस मॉडल पेपर को जो बच्चा करके चला गया है वो पछताएगा नहीं बाद में। इस क्वेश्चन पेपर को आप करके जाइए, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से पूरा का पूरा दिखे, है ना। तो इस पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है, और इस पैटर्न को दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहा है ना। समय वही आपका 2.5 घंटे का रहेगा, और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो ध्यान से देखते चलना, एक एक पॉइंट को मैं आपको आंसर के साथ बताते चलूंगा। तो देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल पेपर है ना, निर्देश कहता है कि यह केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, यानी कि मॉडल पेपर। चलिए देख लेते हैं, 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न दिए गए, जिसमें आपको एक एक नंबर दिया जाएगा पेपर में। पहला प्रश्न कहता है कि कल सरिता किस समारोह में गई थी। तो अभिवंदन समारोह में, अभिवादन या अभिनंदन या अभिचंदन। तो सरिता जो है वो कल अभिनंदन समारोह में गई थी। कहाँ गई थी? अभिनंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजाई, कमाई और पढ़ाई, इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं? शब्द के पीछे की ओर। तो आई आई निकल रहा है इसमें, रजाई आई है ना, कमाई आई, तो पढ़ाई इसमें क्या आई निकल रहा है। तो आई कहाँ पे? यहाँ पे। तो आई नहीं होगा, ई नहीं होगा, खाई नहीं होगा, आई है ना। तो ये रहेगा आपका सामने करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन आई। अगला क्वेश्चन है आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दिन, देखो रेखांकित अंडरलाइन किसे किया गया है? दिन को किया गया है। तो इसका समानार्थी आपको बताना है, दिनकर, दिवाकर, दिवस या दीन। तो इसका हो जाएगा आपका, देखो दिनकर दिवाकर तो ये सूर्य के होते हैं, तो दिवस, दिन का दिवस सभी को पता है। अगला है राजा का विलोम शब्द है, तो रंक, मंत्री, चोर या फिर रानी। तो राजा का उल्टा क्या होता है? तो रंक होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। तो सरल, गरल, सघन, मगन। तो सघन, सरल आपका आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके 5 नंबर के स्टार्टिंग में बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड आगे बढ़ लेते हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर। 6 से 10 तक आपके एक एक नंबर के रिक्त स्थान दिए गए। 6वें नंबर का प्रश्न है कि मूसों कहत मूल को लीनो, इस पंक्ति में खालिशान रस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो 6वें में भर जाएगा आपका बात्सल रस, क्योंकि रस का तो नाम यही बस दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, मूसों कहत मूल को लीनो पंक्ति में बात्सल जो है रस है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अष्टांग योग का चौथा अंग है, तो वो है आपका प्राणायाम। तो यहाँ पे 7वें का उत्तर आपको लिखना है प्राणायाम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निंदा करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो निंदा करने वाला व्यक्ति निंदक कहलाता है, ये आपका 8वें का उत्तर हो जाएगा। निंदक में आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे खालिस्तान काली का जुलूस देखने गए। तो बच्चे खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए, है ना। तो 9वें का उत्तर आपको क्या लिखना है यहाँ पे? खुशी खुशी, है ना। तो ये रहेगा कि बच्चे खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए। तो क्या आंसर रहेगा? खुशी खुशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंख का पर्यायवाची शब्द, आंख का पर्यायवाची पूछा गया है ना, चक्षु। यहाँ पे दिया गया है, वही लिखेंगे, ये नहीं कि बहुत सारे जो अलग अलग है ना। वैसे तो आप याद कर लेना। तो नेत्र होता है, नेत्र जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, ये 10वें का रहेगा, है ना। नेत्र, नयन हो गया, है ना, चक्षु, और कई सारे होते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो। 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है कि शाम के समय नदी कैसी दिखाई देती है? कौन सी? गंगा नदी। तो शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? तो देखिए ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे कि शाम के साय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए दिखाई देती है। कौन? गंगा नदी। ये आपका 11 का उत्तर है, जल्दी से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए। तो ये रहेगा आपके सामने कि दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण और करुणा से भरा और संवेदनशील होना चाहिए। तो केवल संवेदनशील भी याद रखोगे तो आपका इसका आंसर बिल्कुल कंप्लीट है, एक शब्द में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारा कहाँ पे होता है? मनुष्य के अपने मन में होता है, अंदर होता है। तो इसको 13 के उत्तर में याद कर लेना। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे ये सारे क्वेश्चन, इतने 13 तक कंप्लीट। अब 14 to 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो मालवा और निमाड़, है ना, मालवा और निमाड़ में ये लोक नृत्य होता है। तो इसको याद कर लेना, इन 2 क्षेत्रों का, मतलब कहें कि इन क्षेत्रों का, कहें इस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है योग के अति सूक्ष्म साधन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो योग के जो, देखो 14 का उत्तर भी साथ में देख सकते हो, गणगौर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का और निमाड़ क्षेत्र का है, ठीक है।
15 का रहेगा योग के अति सूक्ष्म साधन, ध्यान धारणा प्राणायाम। ठीक है, 3 चीजें हैं, ध्यान धारणा क्या है, ध्यान धारणा प्राणायाम। ठीक है, कोमा लगा दो यहाँ पे, धारणा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों की तत्सम रूप लिखो। तो जल से आपको यहाँ पे लिख देना है पानी इसका, एंड पुष्प का फूल लिख देंगे, पर्वत का पहाड़ लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट का रहेगा, सेकंड का रहेगा, ये थर्ड का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों के कंप्लीट हो जाते हैं। 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आपके क्या लघुतरीय प्रकार के प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है कि नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा व्यक्त क्यों करी थी। तो ये रहेगा इसका आंसर कि नेहरू जी ने क्यों अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा व्यक्त करी थी। तो इसके देखो, भारत एक संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है किसको, गंगा नदी को भारत में, है ना। और उनकी इच्छा थी कि भस्म हो जो है इस नदी में डाली जाए, तो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम किया गया। ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मेघ बजी कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है ना। तो मेघ बजी कविता में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो ये रहेगा इसका आंसर कि मेघ बजी कविता में कवि ने बारिश के दौरान बादलों की गर्जना, धरती की खुशबू, किसानों की आशा, है ना, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, सज्जनता की पहचान किससे होती है। तो ये रहेगा आपके सामने, सज्जनता की पहचान दयालुता, व्यक्ति के व्यवहार और दूसरों के प्रति उसकी जो सहायता की भावना है उससे होती है, और भलाई से होती है। ये सारी चीज़ें याद रखना। तो ये रहेगा 19 का उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। 3 नंबर में प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न। तो ये रहेगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि चाहता है कि वह संसार के सभी जीवों के साथ इसने मैत्री का संबंध बनाए रखे, मतलब सभी से मित्रता रहे, मैत्री भाव जगत में, जगत में यानी कि सबसे, है ना। ये मतलब इस तरीके से कवि इस पंक्ति से यही कहना चाहता है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर दिया गया है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ये रहेगा आपके सामने 21 का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान किया करता था। तो पढ़ते समय दीपू को जो है शोरगुल करते बच्चे, बर्तन धोने की आवाज़ें और बाहर खेलते लोगों की ध्वनियाँ परेशान किया करती थी, है ना। ये उसकी एकाग्रता को भंग कर देती थी, ये आवाज़ें जो होती हैं, है ना। तो बच्चों को ध्यान रखिए, बच्चों का शोर हो गया, बर्तन की आवाज़ें होगी, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 से 26 तक आ जाता है, जो कि हमारे 5-5 हैं। 5 नंबर आपको पेपर में देंगे। तो 23 नंबर प्रश्न है, दीपू की घड़ी कहानी के बारे में आपने मतलब उसके पात्रों के बारे में आपको लिखना है। तो ये रहेगा आपके सामने, इसके बारे में इसका उत्तर देखो, दीपू की घड़ी, उसके पात्र जो जो थे, मतलब कई सारे बच्चे वहाँ पर हुआ करते थे, और उनके आस पड़ोस के व्यक्ति थे जो उनकी से मतलब ज़्यादातर लोग क्या दीपू से क्या करते थे, ईर्ष्या का ये किया करते थे। और दीपू की दादी थी, है ना, और दीपू स्वयं था। तो ऐसे इस तरीके से इसका पूरा का पूरा आंसर आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, है ना। मेरी कविता का मुख्य भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आपका आंसर इस तरीके से रहेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे, मेरी कविता का मुख्य भाव कवि की गहन संवेदना और विचारों का प्रकटीकरण है। तो कवि ने अपनी अनुभूतियों और विचारों को सरल शब्दों में व्यक्त करके से मतलब प्रकृति के प्रेम को बताया उसमें, है ना, कृतज्ञता उसके प्रति व्यक्त करी है। तो ये कर लेना याद। अगला क्वेश्चन है, किसी एक महापुरुष पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे 3 महापुरुष आपको दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर। तो किसी एक पर आपको लिखना है। तो किस पर आप लिखना चाहोगे, सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जवाहरलाल नेहरू पर लिख लीजिए, और कोई भी आप याद कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, ना। इस तरीके से आप उनके जन्म के बारे में, है ना, वो कहाँ पे पढ़े हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड। तो ये सारी कुछ चीज़ें याद रखिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि अपने प्रधानाध्यापक महोदय को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो वो किस तरीके से आपको लिखना है, ये रहेगा आपके सामने आंसर। सेवा में श्रीमान, प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जिला खंडवा, जो भी जिला आपका है, खरगोन, खंडवा, इंदौर, भोपाल, वही लिखिएगा। 3 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, मान्यवर सविनय निवेदन है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखते हुए यहाँ पे जो डेट जहाँ से जहाँ तक की छुट्टी चाहिए वो डेट डालना, एंड आपका अपना नाम लिखना आपको नीचे, एंड आपका आज्ञाकारी से दिनांक जरूर से डालना, डेट डालना, रोल नंबर डालना, कक्षा डालना, ये सारी चीज़ें जरूर से डालना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट करके जाओ, एंड ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।